चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे इस बात को चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग आपका एक वीडियो हो गया था एटम्स एंड मोलिक्यूल का, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोल के बारे में और साथ ही साथ अवोगाड्रो नंबर के बारे में। मोल के बारे में हम लोग यही पढ़े थे कि मोल जो होता है वो 6.02 × 10⁻23 एटमों का आपका क्या होता है, समूह होता है, उसी को हम लोग मोल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे मोलिक्यूल के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे अवोगाड्रो नंबर के बारे में। अवोगाड्रो नंबर किसको बोलते थे, तो अवोगाड्रो नंबर अगर आपको नहीं पता है तो फिर से हम आपको बता देते हैं अवोगाड्रो नंबर के बारे में। अवोगाड्रो नंबर जो होता है एक प्रकार का ऐसा संख्या होता है जो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में उपस्थित एलिमेंट के एटमों को संख्या को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपके पास अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और ये 26 ग्राम अल्युमिनियम में कितना अल्युमिनियम का एटम होगा, तो यही एटमों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे मोल के बारे में, और अवोगाड्रो नंबर का एक बात और, अवोगाड्रो नंबर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, तो भाई मेरे आपको हम लोग Na से डिनोट कर रहे थे, और इस Na का मान कितना हो रहा था, तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो रहा था। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो उसमें जो एटम प्रेजेंट रहेंगे भाई मेरे वो 6.022 × 10⁻23 एटम ही प्रेजेंट रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि 26 ग्राम मेरे पास अल्युमिनियम है तो 26 ग्राम अल्युमिनियम में कितना एटम होगा, तो अवोगाड्रो नंबर संख्या के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास 25 ग्राम अल्युमिनियम मिल गया तब कैसे बनाएंगे, तो 26 ग्राम में अगर हमको पता है तो 25 ग्राम में वाजिब सी बात है कि यूनिटरी मेथड के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोल के बारे में कि मोल क्या होता है, तो जिस तरह से 12 गो केला को मिलाकर 1 दर्जन बोला जाता है, उसी तरह से 6.022 × 10⁻23 एटमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ तक आपका चर्चा हो गया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी मैटर जो होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एटमों से मिलकर बना हुआ है। तो आखिर किस तरह से मैटर टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, इन्हीं बातों को चर्चा के लिए 3 प्रकार के आपका लॉ आया है। और वो 3 प्रकार के लॉ क्या है, तो आपका 3 प्रकार का लॉ है। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको बोलते हैं भाई मेरे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको लिखे हुए हैं 3 इंपॉर्टेंट लॉ। 3 इंपॉर्टेंट लॉ में पहला आपका लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगर आपको हिंदी नहीं पता होगा तो आप हिंदी लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या, इस बात को पहले जो लिखे हैं हम उसी बात को हम लोग बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है आपका कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के अनुसार कोई भी पदार्थ को हम लोग न तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो निर्माण कर सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय यानी विध्वंस कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। यानी कोई भी मैटर हो उस मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही लॉ आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते किसको हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी समझ गए। इसके बाद आपका दूसरा जो लॉ है वो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका यह कहता है मेरे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a compound the element is present in a fixed ratio। देखिए, जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो पढ़ लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्कर है, इस मार्कर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा लॉ आपका यह कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि ये जो नियम है यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो नियम है वो इसके अनुसार अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, जैसे मान लीजिए कि CO2 है,
तो कोई भी यौगिक में वाजिब सी बात है कि एलिमेंट के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। तो कोई भी यौगिक में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में मिले हुए होते हैं। और यही लॉ आपका क्या कहलाता है, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई मेरे, तो इस नियम के अनुसार कोई भी कंपाउंड में उपस्थित तत्व बोले तो एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, और इसी नियम को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2O। H2O एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है, और यह H2O जो कंपाउंड है भाई मेरे, वो इस H2O में आपका सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट है भाई मेरे, तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन के जहाँ तक बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमको एगो नज़र आ रहा है, यानी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। यानी H2O में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आपका होगा वो 16 हो जाएगा। अब हमको देखना क्या है कि दोनों का रेशियो क्या आता है। रेशियो करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करेंगे भाई मेरे 2/16 से, तो आपका कितना कट के आएगा, 1/8, यानी 1:8। यानी यहाँ से 1:8 आखिर आया क्या, 1:8 आखिर क्या हमको बतलाना चाह रहा है, तो 1:8 भाई मेरे यही बतलाना चाह रहा है आपका कि अगर आपके पास H2O बोले तो वाटर अगर आपके पास है, H2O अगर कंपाउंड है, तो H2O में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है H2O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी H2O में जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो आपका 1:8 में प्रेजेंट है। यानी आप कहीं का भी पानी ले लो, कहीं का भी जल ले लो, चाहे वो समुद्र का जल हो, चाहे वो आपका पीने वाला पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो, कहीं का भी आप पानी ले लो, उस वाटर के में जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपका किस रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, 1:8 में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब 2 लॉ को पढ़ लिए, तो अब हम लोग तीसरा लॉ को पढ़ेंगे, और आपका तीसरा जो लॉ है वो आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका होता क्या है, इस बात को समझिए। जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग पढ़े कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपका जैसे देखिए आपके एग्जाम में किस तरह से आएगा क्वेश्चन, जैसे आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। यह जो स्टेटमेंट है वो कौन से लॉ पे आधारित है, किस लॉ पे आधारित है, किस नियम के पे आधारित है यह, तो आपका ऑप्शन में रहेगा 3-4 ठो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट को आपको याद रख ले रहना है, ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में जाए तो वो स्टेटमेंट अगर आए तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सके, टिक कर सके सही आंसर को। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये बोल दिया। इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यह कहता है कि अगर कोई आपके पास कंपाउंड है तो वो जो कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। जिस तरह से हाइड्रोजन H2O में, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं वो 1:8 में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और अगला जो आपका है लॉ वो आपका है लास्ट आपका लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे भाई मेरे, इस बात को थोड़ा सा समझो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुना। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मेरे पास 2 एलिमेंट है भाई मेरे, तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन से कितने हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, तो आप ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर कार्बन और ऑक्सीजन है ना मेरे पास एलिमेंट, तो हम एक कंपाउंड तो फेवरेट कंपाउंड होता है, एक यौगिक फेवरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हो भाई मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। ठीक है ना। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, तो भाई मेरे कार्बन और ऑक्सीजन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, एक और कंपाउंड आपका बनता है, और वो आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है भाई मेरे,
कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन से हमारा दो कंपाउंड बनेगा, एक CO2 और एक CO। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन से हम दो कंपाउंड बना दिए, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तब हमारा इसका मतलब क्या हुआ, आखिर हम लोग क्यों दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए बात को समझिए, आखिर क्यों हम दो कंपाउंड यहाँ पे आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका 12 हो जाएगा। और CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 गो का हो जाएगा 32। CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का चर्चा था, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन एक है तो कितना हो जाएगा 16। ध्यान से देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो दोनों में सेम है। तो सेम बराबर किस में नहीं है, तो बराबर भाई मेरे ऑक्सीजन दोनों में बराबर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जब बराबर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो आखिर किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो भाई मेरे 32 और 16 का जब रेशियो निकालिएगा तो आपका 2:1 आएगा। और यह जो 2:1 है वो आखिर क्या बतलाना चाह रहा है, तो बतलाना यही चाह रहा है भाई मेरे कि अगर आप दो एलिमेंट है आपके पास, तो दो एलिमेंटों से आप दो कंपाउंड बना रहे हो, तो जो अनइक्वल में, जो मतलब बराबर में अमाउंट में जो एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है, वो किस रेशियो में आपका प्रेजेंट है, उसी को बतलाने के लिए हम लोग कौन सा लॉ लाए हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी जो अनइक्वल अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं दोनों कंपाउंड में, उसी को बतलाने के लिए किस रेशियो में आपका प्रेजेंट है दोनों एलिमेंट, उसी को बतलाने के लिए आपका क्या कहलाया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाया। यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आराम से बता देना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा लॉ है जिसमें दो एलिमेंटों के द्वारा जब हम लोग दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तब अनइक्वल अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उसी के रेशियो को बतलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जब इतना बात समझ गए तब हम लोग और कुछ बात को समझते हैं। यानी तीन प्रकार के लॉ क्या होता है, इस बात को हम लोग पूरी तरह से एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं। मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और टीनी पार्टिकल से मिलकर जब बना हुआ है तो किस तरह से टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसी के लिए हम लोग तीन लॉ को पढ़ें। पहला लॉ हम लोग पढ़ें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, तो इस नियम के अनुसार मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला लॉ एक बताए हम। दूसरा लॉ बताए हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग चर्चा यह किए कि अगर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड है और उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एक निश्चित अनुपात में प्रेजेंट रहेगा। और इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग यही बात अभी समझे कि अगर दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट के द्वारा अगर दो से अधिक कंपाउंड बना हुआ है आपका, तब अनइक्वल अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, उसी को बतलाने के लिए हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपका पूछ देता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का खोज किसने किया था, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का खोज मेरे भाई जोसेफ ब्राउट ने किया था। किसने किया था, जोसेफ ब्राउट ने किया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जॉन डाल्टन्स ने किया था। किसने, जॉन डाल्टन्स ने किया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक बात को समझ गए। चलिए, जब हम लोग इतना पढ़ लिए तीन प्रकार के लॉ के बारे में कि तीन लॉ क्या होता है, इस तीनों लॉ के जब हम लोग पढ़ लिए तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आगे आपका छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे थे आयन। आयन क्या होता है, ठीक है, सभी के माइंड में आखिर ऐसा रहता है दिमाग में कि आयन कहते किसको हैं। ठीक है, तो आयन आखिर होता क्या है भाई मेरे, तो आयन जो होता है वह एक प्रकार का एटम ही है। कैसा क्या है, एक प्रकार का एटम ही है। यानी आयन एक प्रकार का एटम ही होता है, लेकिन उस एटम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग आयन के यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम कॉल्ड आयन। यानी जब किसी परमाणु के ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक आपका आवेश आ जाता है तब वही परमाणु आपका क्या कहलाने लगता है, आयन कहलाने लगता है। ठीक है, यानी आयन जो है वह
एक प्रकार का क्या है भाई मेरे, एटम ही है, लेकिन इस एटम पे आपका क्या आ जाना है, चार्ज आ जाना है। और जब वही चार्ज आ जाता है तब वही एटम आपका क्या कहलाने लगता है, आयन कहलाने लगता है। ठीक है, यानी आयन जो होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आयन जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। पहला आपका होता है अनायन और दूसरा आपका क्या है, कटायन। वैसे आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा मोड़ा, और नहीं भी जानते होगे तो आपको हम रिकॉल करवा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, तो अनायन किसको बोलते हैं, तो अनायन जैसा कि हम लोग बताएं कि कोई भी एटम पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर आपका आ जाता है तब उसी एटम को हम लोग आयन बोलने लगते हैं। लेकिन अगर कोई किसी एटम के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है भाई मेरे, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तब उसी को हम लोग बोलेंगे कटायन। क्या बोलेंगे भाई मेरे, कटायन बोलेंगे। यानी कटायन का आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द पॉजिटिवली चार्ज एटम कॉल्ड कटायन। और अनायन किसको बोलेंगे, द नेगेटिवली चार्ज एटम कॉल्ड अनायन। यानी अगर कोई सी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब उस एटम को हम लोग कटायन बोलेंगे, और अगर उस एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे सोडियम का एटम है, नॉर्मल रूप से एक एटम है सोडियम का, लेकिन अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब यही सोडियम एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जा रहा है, +1 आ जा रहा है। यानी अगर +1 आ रहा है भाई मेरे, तो वह यह भी अभी एक प्रकार का एटम ही है, लेकिन इस एटम को अब हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। और अगर प्लस के चार्ज हो जाए एटम पर तब उसको हम बोल देंगे कौन चीज, कटायन। और अगर यहाँ पे देखिए तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जा रहा है, माइनस का चार्ज आ जा रहा है। और जब माइनस का चार्ज आ जाए किसी भी एटम के ऊपर तब वह एटम क्या कहलाएगा, अनायन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन से मतलब क्या है। तो देखिए अगर मान लो कि कोई एटम है और अगर कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अपने अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जब अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेता है तब उसके ऊपर आप वाजिब सी बात है कि आपका क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर कोई भी एटम अपने से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब क्या, किसी को देना, और देना मतलब क्या, अभी तुम लाभ में हो, तुम्हारे बाद में तो क्या होगा, मिलेगा वो बात, वो चीज़ आपको मिलेगा। यानी अभी तुम किस में हो, गेन में हो। यानी अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप लॉस करते हो किसी दूसरे को, तो आप अभी किस में हो, तो अभी आप लाभ में हो, प्रॉफिट में हो। और जब प्रॉफिट में हो तो आपके ऊपर कैसा साइन आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। और अगर आप किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेते हो या किसी से भी इलेक्ट्रॉन को आप गेन करते हो तब आप किस में आ गए हो, कर्जा में आ गए हो। और जब कर्जे में आ जाते हैं भाई मेरे, तो उसके ऊपर कैसा साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है यानी देता है तब पॉजिटिव चार्ज, और अगर गेन करता है तब कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल जो होता है वो आपका क्या होता है, कटायन होते हैं। जितने भी आपका मेटल होंगे वो क्या होंगे, कटायन होंगे। कटायन बोले तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं कि गेन करते हैं, तो आपका मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, आता है एग्जाम में कि आखिर मेटल अनायन होते हैं कि कटायन होते हैं कि दोनों होते हैं कि नन ऑफ दिस। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनायन होते हैं। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन आपको एक्सेप्शन में लेना है। हाइड्रोजन एक प्रकार के नॉन मेटल नहीं है लेकिन वह अनायन नहीं होता है। ठीक है, यानी नॉन मेटल अपने आप में अनायन होते हैं और मेटल जो होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, कटायन होते हैं। और अनायन और कटायन क्या होते हैं इस बात को तो हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अनायन मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कटायन मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। जैसा कि भूल जाते हैं लोग कि मेटल में कटायन होगा कि मेटल में अनायन होगा। तो अनायन में देखिए तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है, यहाँ पे देखिए तो अनायन, अनायन में देखिए तो आपको एन नज़र आ रहा है और नॉन मेटल में भी आपको क्या नज़र आएगा, एन नज़र आएगा। यानी अनायन में भी एन और नॉन मेटल में भी एन, यानी नॉन मेटल क्या होते हैं अपने आप में अनायन होते हैं। और जब एक बात याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा कि अच्छा जब अनायन
नॉन मेटल होगा तो वाजिब सी बात है कि कटायन मेटल ही होना है, ठीक है। यानी अनायन क्या होता है, कटायन क्या होता है, साथ ही साथ आयन क्या होता है, इस बात को हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए कि आयन किसको बोलते हैं। तो आयन एक प्रकार का एटम ही होता है, लेकिन उस एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तब वही एटम आपका आयन कहलाता है। और आयन दो तरह के होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब उसको कटायन बोला जाता है, जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, ठीक है। और मेटल अपने आप में कटायन होते हैं और नॉन मेटल अपने आप में अनायन होते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम आपका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स क्या क्या एटम के बारे में बताए थे, कैसे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हो गया था बाद में चलकर, और किस तरह से आपका मॉडर्न जो आपका प्राचीन रूप से एटम के बारे में धारणा क्या आया था और आधुनिक धारणा एटम के बारे में क्या आया था, कैसे एटम का खोज प्राचीन के रूप में किया गया था और कैसे एटम का खोज आधुनिक रूप से किया गया, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।